अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी इस लेक्चर नंबर 9 को देख रहे हैं। कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो इसमें पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट शो कर रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर बल्कि उससे भी पहले के लेक्चर में जो हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की थी और इस चैप्टर के से स्टार्ट किया था और आगे फिर हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स वगैरह और उनकी मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी। तो उन सब को जो है ना वो एक चार्ट की सूरत में यहाँ पे मैंने इन समरी आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। तो अगर आप इस चार्ट को याद रखें तो ये चार्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें आपको जो है एक हायरार्की पता चल जाती है कि सबसे पहले आपके पास क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। से हमारे पास कौन कौन से इधर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएबल्स हैं, उसके बाद कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स की फिर आगे अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स वेरिएबल्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग। इन द सेम वे अगर आप देखें दूसरी साइड पे आइडेंटिफायर्स में हमारे पास कांस्टेंट्स आ जाते हैं। कांस्टेंट्स में फिर हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट्स हैं, फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हैं, फिर हमारे पास कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप कांस्टेंट्स हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट्स में अगर आप देखें तो सिंपल इंटीजर कांस्टेंट्स जो होते हैं वो जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी जा रही हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं विदाउट एनी साइन, या फिर साइंड वैल्यूज़ हो सकती हैं। और फिर इनमें लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट एक बड़ी वैल्यू होती है जिसके साथ आम तौर पे इसके एंड पे लेटर एल का इजाफा किया जाता है। तो इसी तरह आप दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास कैरेक्टर, तो इनमें कैरेक्टर कांस्टेंट की एग्जांपल की अगर बात की जाए तो सिंगल लेटर इनक्लोज्ड एंड सिंगल कोटेशन मार्क्स हो सकते हैं, जैसे कि सी यहाँ पे है और उसके बाद 3 है। तो एनीथिंग इनक्लोज्ड, एनी सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। इसी तरह फिर नीचे ये जो वेलकम लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल है। तो एनीथिंग इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। फिर आप देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो हैं इनके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। फ्लोट कांस्टेंट्स रियल नंबर्स हैं, यानी विद डेसिमल पॉइंट्स, और इनके एंड पे हमेशा या तो सिर्फ होता है। इसी तरह फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की दूसरी टाइप जो है वो डबल कांस्टेंट्स हैं। डबल कांस्टेंट्स भी विद डेसिमल पॉइंट, लेकिन ये लार्ज वैल्यूज़ होती हैं और फिर इनके साथ कोई लेटर किसी किस्म का कोई नहीं आता एंड पे। फ्लोट कांस्टेंट और डबल में ये मेन फ़र्क है। इसी तरह फिर यहाँ राइट साइड पे आप देखें तो लॉन्ग डबल टाइप कांस्टेंट हमारे पास हो सकते हैं। लॉन्ग डबल में और सिंपल डबल में ये डिफरेंस है कि एक तो इनका साइज़ और ज़्यादा हैवी होता है, बहुत बड़ी वैल्यू हम लिख सकते हैं डबल के मुकाबले में भी, और दूसरा ये कि इनके एंड पे हमेशा लेटर एल आता है। तो ये एक ओवरऑल एक हायरार्की मैंने दी है। तो काफ़ी टाइम लगा इस चार्ट को बनाने में, लेकिन इंशाल्लाह ये चार्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन की। अगरचे इनपुट आउटपुट के बारे में इन डिटेल तो हमने आगे चैप्टर 10 में हमने डिस्कस करना है, लेकिन
अब यहाँ से अनवर्ड मैं ये चाहता था भी आपको कुछ प्रोग्रामिंग का आइडिया भी हो जाए, कुछ प्रोग्राम्स लिखने की हम प्रैक्टिस करें और एज ए असाइनमेंट फिर आपको भी दिए जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ब्रीफली इसको ना printf को भी डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो इसमें आप देखेंगे बेसिकली जो printf फंक्शन या printf की कमांड है ये किस लिए यूज़ होती है, प्रिंट आउटपुट, टू प्रिंट आउटपुट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। इसकी जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स मीन्स के मेथड ऑफ राइटिंग इसका क्या है। तो पहले तो हम printf लिखते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस देते हैं और देन फिर हम कंट्रोल स्ट्रिंग देते हैं। उसके बाद फिर हम ये जो लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स है ये हम कभी देते हैं कभी नहीं देते। ये बात याद रखनी चाहिए भाई, अगर सिंटैक्स के अंदर कहीं भी इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ दी जाए तो उसका मतलब ये होता है भाई ये चीज़ ऑप्शनल है, ये यानी आएगी। तो आप यहाँ पे देखें कि कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद ये यहाँ से लेकर जो पोर्शन है हमारा इस पैरेंथेसिस क्लोज होने तक ये सारा ऑप्शनल है। अच्छा, नेक्स्ट आगे आप देखें कि ये स्टेटमेंट क्लोज हो रही है, बस टर्मिनेटर यहाँ पे सेमीकोलन लगाया गया। तो अब हम देखते हैं इस कंट्रोल स्ट्रिंग में हमारे पास क्या क्या आ सकता है। इसमें कंट्रोल स्ट्रिंग में हमारे पास एक तो सिंपल कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, फॉर एग्जांपल कोई वेलकम वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आ सकती है। तो टेक्स्ट मैसेज वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पे आएगा। तो इसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब ये है कि वो इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज आएगा। फिर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसमें दे सकते हैं और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को भी दे सकते हैं। तो इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर थोड़ा सा बता देता हूँ, बल्कि पहले टेक्स्ट मैसेज से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट मैसेज में तो कोई एनी मैसेज आ सकता है या एनी टेक्स्ट मैसेज और स्ट्रिंग आ सकता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ और इतना आप समझ लें भाई, कुछ स्पेशल कोड्स हमारे पास होते हैं जिनको हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और उनको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा। मिसाल के तौर पे इसमें पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d है, जिसको हम इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ये बात याद रखें भाई, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा परसेंटेज के साथ स्टार्ट होते हैं और आगे फिर कोई एक सिंगल कैरेक्टर इनके साथ आ सकता है, सिंगल लेटर आ सकता है। इसी तरह परसेंटेज f हम फ्लोट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी रियल नंबर्स के लिए। और इसी तरह परसेंटेज c जो है वो हम कैरेक्टर वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो इसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ हम क्योंकि जर्नल बात कर रहे हैं तो इसलिए हम मज़ीद डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं तो इनको भी डिटेल में हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बैकस्लैश से हम स्टार्ट करते हैं और उनका एक ख़ास मतलब होता है सी कंपाइलर के लिए। मिसाल तौर पे हम बैकस्लैश n लिखते हैं तो बैकस्लैश n का मतलब ये होता है कि टू
move the cursor to the next line। इसी तरह हमारे पास मिसाल तौर पर बैकस्लैश टी हो सकता है, तो टू स्पेसिफाई वन टैब स्टॉप, एक टैब स्टॉप की स्पेस देने के लिए हम बैकस्लैश टी को यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन सी। कि सी लैंग्वेज के अंदर हम अब इसमें आप देखें कि सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन होगा ना कि आपने प्रोग्राम, उस क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा भाई आपने क्या प्रोग्राम लिखना है, लिखना क्या है प्रोग्राम। मिसाल के तौर पे आपको ये कहा जा सकता है भाई एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने निकालना है, तो साथ साथ हम इसको करते भी चले जाते हैं। मिसाल तौर पे एग्जांपल हम ये लेते हैं भाई राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। कि एक ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है कि जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके हमने डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रफ पेपर प्रोसीजर इसका हम लिखते हैं जिसको हम एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस के अंदर हम तीन बातों का डिसाइड करते हैं कि अगर तो कुछ डेटा जो है वो हमने यूज़र से लेना है, हमारे प्रॉब्लम के अंदर ये मेंशन किया गया भी आपने यूज़र से लेना है कि फॉर एग्जांपल ये जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल हम ले रहे हैं इसके अंदर अगर इस तरह होता भाई आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो ज़ाहिर है आपको विड्थ और हाइट चाहिए होंगी, तो वो विड्थ और हाइट अगर इस प्रॉब्लम के अंदर जिक्र होता भाई आपने यूज़र से लेनी है तो फिर इसमें इनपुट के तौर पे कुछ चीज़ें हमने देनी थी। लेकिन क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया जा रहा भाई आपने इनपुट देनी है या नहीं देनी, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है भाई, डेटा हम प्रोग्राम के अंदर ही देंगे जो, यानी हमें कैलकुलेशन के अंदर जो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होंगी तो वो हम प्रोग्राम के अंदर ही देंगे। तो एनालिसिस लिखते हुए पहला जो हमारे पास स्टेप होगा वो इनिशियलाइजेशन का होगा। तो इनिशियलाइजेशन में हम क्या क्या हमें चाहिए जी, हमें एक तो विड्थ चाहिए और दूसरी हाइट चाहिए जी। ठीक है, अब एनालिसिस के अंदर आप इस प्रॉब्लम को देख के सोचें भाई नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रोसेसिंग। तो इस प्रॉब्लम को देख के आप सोचें भाई इसमें प्रोसेसिंग क्या है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है भाई, आप इस प्रॉब्लम को देख के ये सोचें भाई कंप्यूटर ने क्या करना है, कंप्यूटर ने क्या कैलकुलेशन करनी है जिसके नतीजे में हमें हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट या रिज़ल्ट मिल जाए। तो इसमें यहाँ मैंने लिखा भी है कि आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द थिंग्स टू बी कैलकुलेटेड बाय द कंप्यूटर। तो इसमें आपके ख्याल में क्या कैलकुलेट किया जाना है, ज़ाहिर है कि इस प्रॉब्लम के अंदर एरिया कैलकुलेट किया जाना है। तो एरिया हमारा क्या होगा, वो हमारी प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग में क्या आएगा, एरिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो एनालिसिस का होगा वो है आउटपुट। तो आपने ये सोचना है भाई इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या कहा जा रहा है, डिस्प्ले करने को क्या कहा जा रहा है, रिज़ल्ट आपको क्या चाहिए, आउटपुट आपको क्या चाहिए। तो वो ज़ाहिर है कि आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है कि प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मीन्स के आपको
आउटपुट में एरिया चाहिए, तो आउटपुट क्या होगी, एरिया। ठीक है, तो ये एनालिसिस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। और अब नंबर 2 स्टेप में आप देखेंगे यहाँ से वाकई हमने प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। तो इसमें सबसे पहले इंक्लूड रिक्वायर्ड हेडर फाइल। पहले जो हेडर फाइल हमें रिक्वायर्ड है उसके बारे में हमने सोचना है और वो लिखनी है। तो एक आम तौर पे कॉमन जो हेडर फाइल होती है वो stdio.h होती है। तो उसको इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो नंबर 2 स्टेप क्या है, नंबर 3 सॉरी, राइट द हेडर लाइन ऑफ द फंक्शन। हेडर लाइन हमने लिखनी है मेन फंक्शन की। तो यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। तो ये स्टेप भी आमतौर पे हर प्रोग्राम के अंदर होता है और यहाँ पे ब्रेसेस इसकी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो पहली 2-3 लाइनें ना, ये आमतौर पे हर प्रोग्राम में आपने लिखनी होती हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप स्टेप 4 में देखें तो वेरिएबल्स एंड देयर डेटा टाइप्स। आपने यहाँ ये सोचना है कि आपको वेरिएबल्स कितने चाहिए इस अपने प्रोग्राम में। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको इस तरह पता चलेगा कि एज ए रूल आप क्या देखेंगे कि आपके पास इनपुट में कितनी चीज़ें हैं और आउटपुट में कितनी चीज़ें हैं। ये जो एनालिसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, इसमें आप देखें भाई, इसमें इनपुट तो ज़ाहिर है ही नहीं, इनपुट की जगह इनिशियलाइजेशन है, यानी हमने प्रोग्राम के अंदर ही डेटा देना है। तो लेकिन अगर इनपुट ना हो तो फिर आप इनिशियलाइजेशन में देखेंगे। तो इनिशियलाइजेशन में कितनी चीज़ें हैं, 2, और प्रोसेसिंग में कितनी हैं, 1। तो ये कितनी चीज़ें हो गई हमारे पास, 3। इसका मतलब ये अभी आपको 3 वेरिएबल चाहिए। तो 3 वेरिएबल हमें चाहिए, ये डिसाइड हो गया। अब 3 वेरिएबल तो ठीक है डिसाइड हो गया, लेकिन किस टाइप का आपको चाहिए। तो अब अगर टाइप को आप देखें ना, तो जाहिर है कि विड्थ, हाइट और एरिया तीनों ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। और तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हमें कहीं भी ये नहीं आइडिया हो रहा भाई ये इसमें इशारिया आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनके लिए इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। तो हम इंट की मदद से हम 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर विड्थ, कॉमा, हाइट और एरिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना, ये कौन सा स्टेप अभी हमने किया है, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 में देखें, इन वेरिएबल करना है या यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है इन वेरिएबल्स के लिए। तो हम क्योंकि अभी हम यूज़र इनपुट की बात ही नहीं कर रहे, वो आगे चल के हम चैप्टर 10 में इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी इधर हम क्योंकि प्रोग्राम के अंदर ही हमने वैल्यूज़ लेनी है, तो हम इनिशियलाइजेशन के बारे में सोचते हैं कि इनिशियलाइजेशन हमने कैसे करनी है। तो हम इनिशियलाइजेशन क्या होती है वो हमने इसी चैप्टर में देखा है पिछले लेक्चर के अंदर, कि हम सिंपली वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इट मीन्स कि विड्थ और हाइट को कुछ वैल्यूज़ हमने असाइन करनी है। तो अपनी तरफ से सपोज करके दे देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू सपोज करें 3 है, हाइट इज इक्वल टू 4 है सपोज करें। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया, यानी हमने स्टेप नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 6 क्या है, स्टेप नंबर 6 में हमने प्रोसेसिंग है कि इस प्रॉब्लम के अंदर कैलकुलेशन क्या हो रही है, कंप्यूटर ने क्या करना है। तो एनालिसिस जो हमने किया है उसका जो स्टेप बी है या उसका सेकंड जो स्टेप है कि उसमें हमने क्या करना है। तो उसमें हमने ज़ाहिर है एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, वैसे ये प्रोसेसिंग के अंदर मुकम्मल फार्मूला लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट। तो प्रोसेसिंग में जब हम सोचेंगे अब हमने क्या करना है, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा भाई फार्मूला आएगा एरिया निकालने का, और वो ऑलरेडी हम एनालिसिस के अंदर लिख चुके हैं। तो एज इट इज़ यही फार्मूला जो है ना आप यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर लिख देंगे। इधर ये क्रॉस की बजाय स्टेरिक में दे देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए सी लैंग्वेज में स्टेरिक यूज़ किया जाता है, और उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ भी प्रोसेसिंग का स्टेप भी हमारा हो गया। उसके बाद यानी स्टेप नंबर 6 भी हमने कर लिया। इसमें ये याद रखें भाई, अब इस प्रॉब्लम के केस में हमारे पास सिंपल प्रोसेसिंग थी, यानी हमने जस्ट एक फार्मूला लगा के अपना प्रोसेसिंग का ऑपरेशन कर लिया। लेकिन आगे अगले चैप्टर्स के अंदर आप देखेंगे कि कभी कभी प्रोसेसिंग इतनी आसान नहीं होती, उसमें मतलब हमें डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कुछ चीज़ें कैलकुलेट करानी होती हैं या परफॉर्म करानी होती हैं, या फिर किसी चीज़ को बार बार हमने परफॉर्म कराना होता है। तो उधर फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कुछ लूपिंग स्टेटमेंट हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग इसमें हमें वो नहीं चाहिए। तो स्टेप 7 में हमने क्या करना है कि हमने आउटपुट या रिज़ल्ट के बारे में सोचना है कि वो कैसे आएगा। तो एनालिसिस के स्टेप 3 में पहले कर चुके हैं भाई, हमने एज ए आउटपुट क्या चीज़ चाहिए, तो हमें एरिया चाहिए। तो सिंपली बस अब आप सोचेंगे भाई स्टेप 7 में फिर आपने ये सोचना है भाई, ये जो एनालिसिस में हमने डिसाइड किया है कि हमारी आउटपुट एरिया है, तो ये एरिया जो है सी लैंग्वेज आपको कौन सी फैसिलिटीज़ देती है, कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी देती है जिसकी मदद से आउटपुट ली जा सके। तो अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था भी प्रिंट एफ एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जो इस काम के लिए यूज़ होती है कि कोई चीज़ डिस्प्ले कराने के लिए या रिज़ल्ट लेने के लिए या आउटपुट लेने के लिए। तो इधर हम सिंपली हम ये लिखेंगे कि प्रिंट एफ, और एज ए कंट्रोल स्ट्रिंग मैसेज हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई %d देंगे, कोटेशन क्लोज कॉमा, और इधर हम एरिया लिखेंगे। और दैट्स ऑल, ये प्रोग्राम एंड हो गया। अब इसको थोड़ा सा प्रिंटेबल लाइन को समझ लें। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या है, और इक्वल टू तक बल्कि क्या है, ये टेक्स्ट मैसेज है। आगे फिर हमने इक्वल के बाद %d हमने दिया। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मतलब क्या कि यहाँ हम चाहते हैं भाई वो जो कैलकुलेट किया एरिया उसकी वैल्यू इधर आ जाए, इस जगह डिस्प्ले हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमने अभी ये नहीं बताया भाई ये वैल्यू आएगी कहाँ से। तो कोटेशन क्लोज करके कॉमा दे के, तो यहाँ पे ये जो एरिया हमने लिखा है ना, तो ये वेरिएबल एरिया है, यानी हम ये बता रहे हैं भाई इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को वैल्यू सप्लाई करने वाला जो वेरिएबल होगा वो ये एरिया होगा। तो दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को जो वैल्यू सप्लाई करने वाला वेरिएबल होगा वो ये एरिया होगा। तो ये जो एरिया है इसको आप आर्गुमेंट कहते हैं, और इसी वजह से इधर सिंटैक्स में ये ऊपर लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट लिखा गया था। तो ये आप एक से ज़्यादा भी यहाँ पे दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो लेकिन ये मैंने आपको बताया था भी ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इस वजह से होता है भी अगर हमारा प्रोग्राम सिर्फ ये होता ना भाई हमने बस एक वेलकम का मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो फिर बस इधर यहाँ पे वेलकम लिख के कोटेशन को क्लोज कर देते और पैरेंथेसिस क्लोज कर देते, तो हमें किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर या किसी आर्गुमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो फिर भी अगर समझ आपको कोई ना आई हो इनमें से कोई स्टेप, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ।